चांदनी हाँ गई, आज तो यही थी। अरे तुम कुछ कह रही थी? अरे शबनम भाई कह रही थी कि उसी ने चांदनी को भेजा है। कल तक तो चांदनी खुद ही जाना चाह रही थी तो सुनती नहीं थी। हाँ और आज अचानक से इसको भेज दिया। वो तो है। अरे मुझे तो लगता है कि सही में वो पुष्पा को अगवा किए हैं। हाँ और देखना जरूरी चांदनी ही लेके गई होगी उसे। यही है वो अभागन। हाँ पहले तो माँ बाप के घर में विधवा हुई, उनकी जिंदगी नर्क कर दी। फिर शादी हुई, पता नहीं इसी ने कुछ किया होगा, तभी तो इसका पति इसको यहाँ छोड़ गया। अब इसका वो भाई मुंह बोला भीमराव, इसके चक्कर में ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने। छी। छोड़ो इसे, चल चल। सुनो। हाँ दीदी, चाची है? मेरा एक काम करोगे? हाँ भरोसा रखो ईश्वर पे पुष्पा की माँ, भरोसा रखो। मेरी पुष्पा, तेरे घर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गए। तुम तो सारी समस्याओं का समाधान करते हो, हमारी बेटी को भी ढूंढ निकालो। हम अपनी बेटी पुष्पा के बगैर नहीं रह सकते। भीमराव नहीं काका आप रोइए मत, पुष्पा को हम ढूंढ के लाएंगे जरूर। लीजिए, दूध पी लीजिए। बहुत गलत हुआ ना इनके साथ, और वो गलत मैंने किया है। माधवी दीदी को बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन अपने फर्ज को निभाने में दूसरों की जिंदगी खराब कर दी मैंने। हितेश काका सही कह रहे थे, मैं किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत काबिल हैं। आपने भी जरूरत पड़ने पर जो किराए में पैसे घट रहे थे वो लाए ना। गेलूसकर गुरुजी से उधार मांगकर लाए हैं। उधर से पाई गई चीज पर क्या काबिल होना। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं रहा हूं मैं। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, मेरी नानी कहती थी कि दुआ बद्दुआ दोनों काम करती है, और मैं आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। और आपके लिए बुआ, आनंद भैया, बाबा भी दुआ करता है, और डली अम्मा, दीपक, और वो आपकी फर्जी चिट्ठी लेकर आया था, वो भी आपके लिए दुआ करता है। और फिर आपकी आई, जो ऊपर जाके तारा बन गई है, वो भी कहती थी ना कि वो आपका साथ हमेशा देगी, तो वो आपका साथ दे रही है। भीमराव की आई भीमा बाई कभी उसे छोड़कर जा सकती है? हमेशा साथ रहोगे ना मेरे? हाँ, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे। भीमबाऊ, भीमबाऊ, भीमबाऊ। क्या हुआ? माधवी ताई ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। इसीलिए लड़ी थी ना कि मैं तुम्हें वहां क्यों नहीं ले गया। अब चलो, पुष्पा नहीं मिली तो लौट के नहीं आएंगे हम दोनों।
बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी कुछ बताओगे? नहीं बाबा, अभी नहीं। आके बताऊंगा सब कुछ। और आप में से कोई भी मेरे पीछे मत आइएगा। मैं और किसी का गुनहगार नहीं बनना चाहता। फिर तो ना ही मिले पुष्पा। क्या पता यही मुहूर्त हो जिसमें भीम और रमा इस घर से निकल जाए। अरे लेकिन इसके पास माधवी की चिट्ठी कैसे आई? और उस चिट्ठी में क्या लिखा है? मुझे जल्दी से जाकर शबनम बाई से बात करनी चाहिए। अरे हितेश भाऊ, कहाँ चल दिए? तुमको हर जगह बता के जाऊं? कौन हो? बाबा हो, आई हो, बीवी हो, बेटा हो, कौन तुम? यहाँ कहीं भी जाए यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। कैसे हैं आनंद भैया? मैं ठीक हूँ। बस अब भीम को पुष्पा मिल जानी चाहिए। सामने मंदिर है, क्या मैं दर्शन कर लूं? चल यहाँ से। करने दो ना। जा जल्दी कर। रुकिए। ये लड़की पूजा क्यों कर रही है? और ऐसे हाथ जोड़ के सर क्यों झुका रही है? कहीं ये पुष्पा तो नहीं? पुष्पा! पुष्पा! कहा था ना मैंने कि मेरा पति सीधे साधे है, वो समझाएंगे। लेकिन तू ऐसे नहीं मानी। चल रमा, थाने लेके चलते हैं। चल थाने, चल थाने। ऐसे कैसे छोड़ूंगी तुझे? माधवी, तुम हमारे साथ घर चलो। मैं और भीम संभाल लेंगे जो भी होगा। नहीं आनंद भाई, मैं नहीं जा सकती। जब तक शबनम बाई को होश आएगा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहाँ आप, भीमराव, कोई नहीं पहुँच पाएगा। नहीं माधवी, तुम नहीं जा सकती। भाव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। माधवी नहीं नहीं माधवी, नहीं माधवी, माधवी नहीं जाना। माधवी तुम्हें मेरी कसम, नहीं जाना। मैं सतारा वाली माधवी नहीं हूँ, तो कसम का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। माधवी नहीं, रुक जाओ माधवी, माधवी। दरोगा जी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने हमारे चाल की बच्ची की चोरी की है। यह हमारी चाल की बच्ची है, इसका नाम पुष्पा है। आप लोग कौन है? जी, मैं भीमराव अंबेडकर और ये मेरी पत्नी है। हम लोग पहले भी यहाँ आए थे लेकिन मदद नहीं मिली।
आज हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ इस गिरोह में कौन कौन शामिल है? मुझे नहीं मालूम और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे तो जैसा शबनम बाई ने कहा मैंने ठीक वैसे किया। देखो, किसी भी बच्चे को अगवा करना बहुत बड़ा अपराध है और इस जुर्म के लिए तुम जेल जाओगी और तुम्हारी शबनम बाई भी जेल जाएगी। माधवी कहाँ है? चली गई। ऐसे कैसे चली गई? उठ! कहाँ है माधवी? माधवी किधर है? उठ! क्या कर रहा था तू यहाँ पे? आनंद भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। वो चाहे जहाँ चली जाए, लेकिन तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। शबनम भाई, चलो, ले चलो इसे भी। चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, देख लूंगी। आनंद भैया, माधवी दीदी कहाँ गई? पता नहीं भीम, पर वो चली गई और कहकर गई है कि यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? मुझे बताइए कहाँ गई है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ के लाता हूँ। नहीं मिलेगी वो। नहीं मिलेगी मतलब? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि जितनी फिक्र आपको उनकी है, उससे ज्यादा फिक्र उन्हें आपकी थी। हाँ तो फिक्र है तो ऐसे चली कैसे गई वो? मिलेगी ना, मुझे ढूंढूंगा तो। उस हालत में उसकी जगह कोई भी लड़की होती ना तो चली ही जाती, क्योंकि अब जिद करती कि उसे इस समाज में रखा जाए और ये समाज उसे कभी नहीं स्वीकारता। इसमें पिसने से अच्छा है कि वो चली गई। पिछली बार जब मंजुला आई थी तुम्हें किताबों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैंने मंजुला से कुछ मदद मांग ली थी। सोचा था कई ज्यादा काम करके उसकी चैन छुड़वा लूंगा, लेकिन नहीं छुड़वा सका। भीम ऐसे खोया खोया क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ दीदी कि पढ़ाई की किताबें इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि किसी की चेन गिरवी रखनी पड़ जाए। बाबा को मना किया था, मतलब बाबा ने तुझे सब कुछ बता दिया? कोई बात नहीं, बुआ बता रही थी कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तू कॉलेज जा सकता है। हाँ सच। देख समय भी हो गया है, जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। इस वक्त मेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी आपका ससुराल लौट जाना है। नहीं, तेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तेरे कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी न जाऊं। जा उठ, जा कॉलेज के लिए तैयार हो जा। जा। मंजुला, तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है। ये हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है, और ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे भाइयों ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है,
फिर ये तो कुछ भी नहीं है। जीजा भाई, बेटे को इतना सर पर मत चढ़ाइए आप। तबीयत खराब है आपकी, भीम को बोल देते दूध लाने। नहीं, वो काफी देर तक पढ़ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। भीम के पक्ष में इतने तर्क है ना आपके पास। जाइए आराम कीजिए, चाय बनाकर लाती हूँ। जाइए। जीजा भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहीं तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझसे कैसी मदद? वो तुम्हारे कान के चाहिए थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्यों चाहिए आपको? वो अच्छा, भीम को कॉलेज से निकाले 15 दिन हो गए। आज उसे फिर से कॉलेज जाना होगा। उसके कॉपी किताब, इसके लिए चाहिए ना आपको? तो माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं, बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए चाहिए थे। राम जी, खड़े हो। रंजन। जी मालिक। जल्दी आ। तुम दोनों आज से यहाँ काम नहीं करना। क्या? डर गए ना? डर गए ना? बल्कि कहीं और काम करना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी क्या भयानक बात कर दी राम जी मैंने। बल्कि इससे भी भयानक बात ये है कि तुम्हारा पढ़ाकू बेटा भीमराव कॉलेज से पढ़ाई के बीच में ही कक्षा छोड़कर निकल गया। अब वो निकल गया तो मैं भी यहाँ आ गया। भीम कक्षा से पढ़ाई छोड़कर निकल गया? कहीं वो मंजुला के गहने के चक्कर में तो नहीं गया? सुबह 9 बजे तक काम कर सकता हूँ, फिर 10 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है। शाम को वापस आऊंगा तो रात को 10 बजे तक करवा लीजिएगा। कितने पैसे मिलेंगे? काम का टाइम तुम्हारे हिसाब से निर्धारित नहीं होगा। इस तरह टुकड़ों में काम करने को पार्ट टाइम काम कहते हैं, और पार्ट टाइम काम का कम पैसा मिलेगा। तो पार्ट टाइम करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? महीने का 1 रुपया मिलेगा। करना हो तो आ जाना। ऐसे में तो 1 साल काम करता रह जाऊंगा, फिर भी दीदी के चैन के पैसे नहीं हो पाएंगे। तो
वो भी इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करती कि इस उम्र में भी उसका पति कमा रहा है, एक और बेटा कमा रहा है, और दूसरा बेटा पैसे उड़ा रहा है। दोषी उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले। तेरे कॉलेज ना जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है कि हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है। बताइए, काम क्या करना होगा? दरअसल मेरा एक तालाब है जहाँ मछलियां पालता हूँ मैं। तुम लोगों को जाके उन्हें खिलाना है, उनकी देखभाल करनी है और फिर उन्हें पकड़कर बाजार में बेचना है। अच्छा हाँ, बाजार में किसी को तुम लोगों की जात का पता नहीं चलना चाहिए राम जी। क्या है ना कि फिर कोई मछली खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? जी चला जाऊंगा, लेकिन अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है। पानी में जाने से तबीयत और खराब हो जाएगी। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी चला जाऊंगा। क्या राम जी, हाँ इतना सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में, फिर भी। अरे तालाब के ठंडे पानी में जब तुम्हारा शरीर जाएगा तो इसका ताप कम होगा। चलना है तो चलो, अपना काम छोड़कर निकलो। अरे कम से कम उम्र का लिहाज कर लीजिए। राम जी आपके पिताजी की उम्र के हैं। आइंदा अपनी जात के किसी व्यक्ति की तुलना मेरे बाबा से मत करना पुरंजन। क्या हाँ, गवर्नर के पास गए थे, क्या उसने अपनी कुर्सी राम जी को दे दी थी? लिहाज वो कर लेते। इतना तो दयालु हूं मैं, नहीं हूं? बोलो, देखो इतना दयालु हूं, तभी तो मैंने तय किया है कि तालाब में काम करने के तुम लोगों को ज्यादा पैसे दूंगा। चलना है या नहीं? जी चलेंगे। गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास विकल्प कहाँ होता है। चलेंगे। क्या? अब पता चला तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन आपका बैरिस्टर बनने का सपना? बनूंगा, बैरिस्टर भी बनूंगा, लेकिन अभी इस वक्त जो जरूरी है वो मुझे करने दो। और हमेशा की तरह विश्वास रखो मुझ पर। जीजा जी, बाबा आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ बाबा? बेटा, आज तुम कॉलेज से जल्दी निकल गए? हाँ। क्यों? काम की तलाश करने। तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा था? तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, पुरंजन अभी जिंदा है। अब सब मिलकर कमा लेंगे, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ भीम, ये सब के बारे में सोच के क्या करना, हम सब है ना, तो क्यों चिंता कर रहे तू पैसे की? क्योंकि मैं खुद को आप सब में शामिल करना चाहता हूं। एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। चुप भैया, एकदम चुप। भैया शांत हो जाइए। बाकी चीजों में मैं तुमसे बहस कर सकता हूं, सुन सकता हूं, तर्क कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। कल से तुम समय पर कॉलेज जाओगे और समय पर कॉलेज से लौट आओगे।
जीवन पहले जैसा चलता था वैसे ही आगे चलता रहेगा, समझे? तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। माफ कीजिए पापा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। मान नहीं सकता? तू समझ क्यों नहीं रहा है भीम? चाहे जो भी हो जाए तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तू सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, तू हमारे लिए पढ़ रहा है, हमारी जात के हर एक इंसान के लिए पढ़ रहा है भीम। और भीम, चाहे कोई माने या ना माने, तेरे जैसे आदमी की ना इस समाज में बहुत जरूरत है। क्योंकि तू पढ़ लिख कर हम सबको ना इस नरक की जिंदगी से बाहर निकालेगा। आनंद सही कह रहा है भीम, तुम सब चिंता छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो बस। फिलहाल मुझे मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बनने से बचाना है। मुझे उसी के बारे में सोचना होगा, बाकी कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले हमारी बिरादरी में कोई पैदा नहीं हुआ, जरूर पैदा हुआ होगा, और वो भी ऐसे व्यक्तिगत कारणों, व्यक्तिगत दुखों और व्यक्तिगत उलझनों में उलझ गया होगा। फिर वो सबके बारे में कैसे सोच पाता? बेटा, हम लोग सदियों से ऐसे अंधेरे में रहते आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी हम लोग वैसे ही रहे। इसका जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, पूरी बिरादरी का जिम्मा। इसलिए घर की परेशानियों को हम निपटा देंगे, तो उसकी चिंता मत कर। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, बस। नहीं पापा, हमारी बहन का वर्तमान खराब हो रहा है, उसके बारे में सोचना होगा मुझे। और ये व्यक्तिगत बात है तो फिर मंजुला दीदी भी समाज का हिस्सा है ही ना। समाज क्या कहेगा? जो अपने बहन का नहीं हो सकता वो समाज का क्या होगा? नहीं बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मानूंगा। भीम, 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 भीम। बाबा, बाबा, राम जी, मेरी बात। राम जी, अब लगा है तीर सही निशाने पर। हाँ आई, भीमबाऊ ने खुद ही पढ़ाई छोड़ने की बात कर दी। और अगर भीमबाऊ ने कहा है तो उसका कुछ मतलब तो जरूर होगा। लेकिन मेरे पति और बाबा भीमबाऊ को भगवान समझते हैं, तो उन्होंने इंसान नहीं अवतार समझते हैं। उसका क्या करें? कितना सुकून मिल रहा है ना भीम के बिना वाली सुबह की चाय पीकर। घर और जीवन दोनों शांत लग रहे हैं। अरे मंजुला, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। मैं भीम को दूध और रमा को चाय देकर आती हूँ। दीदी, ऐसे भीमभाऊ के पास जाओगी तो उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से उन्हें यह एहसास होना बहुत जरूरी है। जीवन भर बाबा और इन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया है, सब कुछ भूलकर चले गए वो। सही कह रही है लक्ष्मी, कब तक हम ही उसकी फिक्र करते रहेंगे? कभी तो हमारे बारे में भी सोचे। लेकिन मैं तो जाऊंगी, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। बचपन से उसकी फिक्र की है, अभी कैसे छोड़ दूं?
चल पुरंजन, काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। अरे अब चाय तो पीकर जाइए। बाहर भी बहुत जगह चाय मिलती है। चल। रमा, भीम कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही चले गए, कहकर गए हैं कि काम ढूंढ के काम करूंगा। चल पुरंजन, भीम को ढूंढते हैं। अब बात सिर्फ घर छोड़ने तक नहीं रुकेगी। अब भीम को तय करना होगा कि अगर उसे काम करना है तो बाप बेटे का रिश्ता खत्म करना होगा। भैया, ऐसे मत बोलिए आप। भीम ने जो भी फैसला लिया है वो गुस्से में लिया है। हम उसे समझाएं तो समझ जाएगा। हाँ बाबा, आप गुस्सा मत करिए ना। भीम ने नासमझी में किया ये सब। आप इस बात को भूल जाइए ना बाबा। पापा, भीम आएगा तो मैं समझाऊंगी उसे। छोटा है, नहीं समझ पाया कि क्या कर रहा है। वाह वाह, बाकी चीजों में भीम बड़ा सयाना है और अभी नासमझ और नादान है। अरे भीम जो कुछ भी कर रहा है ना, सोच समझ कर रहा है और सही कर रहा है। हितेश, तू आग में घी डालने का काम मत कर। रामजी बाबू ये आपको भड़काने का काम कर रहा है। सही तो कह रहा है। भीम को सिखाते सिखाते बूढ़ा हो गया। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, अब उसे प्यार से समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं उससे बात करूंगा, वो भी आखिरी बात। चल पुरंजन। अरे बाबा आपको बुखार, आप ऐसे में कहाँ जा रहे हैं? भीम ने मेरा बुखार उतार दिया बेटा। चल पुरंजन। सामान बांध और घर चल। नहीं बुआ, उन्होंने मना किया तो कैसे आ सकती हूँ? ना बोलेगी? अपनी बुआ को ना बोलेगी? बुआ, जब मैं ब्याह करके आई थी उसी दिन आपने कहा था ना कि चाहे जो हो जाए पति का साथ कभी मत छोड़ना। इनके आई के जाने के बाद से उनके जीवन में हमेशा एक की कमी थी और उनकी आई हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी और उनकी वही ताकत मैं बनूं, यही चाहती थी ना आप? यही समझाया था ना, वही कर रही हूँ। दीदी आप क्यों परेशान हो रही है? जैसी करनी वैसा हुआ। इतनी बार कहा था इससे कि भीम को समझा दे काम वाम पर ध्यान देने के लिए, लेकिन सुना नहीं इसने। अब अगर काम पर होता तो अचानक ऐसी नौबत ही नहीं आती। और ना ही मंजुला दीदी के गहने गिरवी रखने की नौबत आती। सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही चली जाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। मंजुला, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस होना लिखा था तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे चले जाने से भीम अपनी जिद छोड़ देगा या अपनी जिद से पीछे हट जाएगा। अब परेशानी तो खाली एक है कि भीम की जिद के सामने आज पहली बार बाबा है।
ज्यादा छटपटा मत। मुंह बंद किया है ना इसका? जी नरोत्तम सिंह, बिल्कुल अच्छे से किया है। तगड़ी खातिरदारी करो इसकी। चलो आ जाओ। वाह, हाँ नरोत्तम, आओ आओ बैठो। ये नशे के साथ राम जी के चीखने चिल्लाने और परेशान होने की आवाजें, बड़ा मजा आ रहा था। ये आवाजें बंद क्यों हो गई? फौजी है ना, तैश में आकर बार बार कह रहा था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। अभी छोटी जात के अस्पृश्य व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या काका? बस हमारे व्यक्ति गुस्से में आ गए, मुंह में कपड़ा बांधकर पटक दिया जमीन पर उसे। अच्छा किया, अच्छा किया। लो सुनिए, अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा को ढूंढना पड़ेगा ना रमा। कहाँ गए हैं, क्या सोच के गए हैं, कुछ भी पता नहीं है हमें। और मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ पाऊंगा ना। मैं अभी चाहता हूँ और बाबा को ढूंढ के लाता हूँ। कहीं नरोत्तम जोशी ने तो नहीं किया होगा ना? भीमराव, उस तरफ एक खाई है, क्या पता ऐसा बेटा पैदा हो गया है, राम जी इस भार को ना सह पाया हो, खाई में कूद गया हो। शायद ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो चलिए जाके उसे सीधे पूछते हैं। हाँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम रुको ये। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। आप मना करेंगे तब भी? चलिए। वैसे ये राम जी का करना क्या है? कुछ नहीं काका, कुछ दिन अगवा रखेंगे उसे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन उसे अगवा क्यों किया, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। काका, भीमराव की जिंदगी में भीमराव का सबसे बड़ा सहयोगी, नियंत्रक और परामर्श देने वाला है उसका बाप राम जी। और अब भीमराव ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया है और मैं नहीं चाहता कि इस समय भीमराव की सबसे बड़ी ताकत राम जी उसके साथ रहे। एक बार भीमराव काम करना शुरू कर दे, ठेला खींचना शुरू कर दे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि ठेला खींचना ही उसका भविष्य है। अच्छा प्लान। जी काका, चला था बैरिस्टर बनने, अब कोई भी सपना देखने लायक नहीं बचेगा भीमराव। मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और रहा सवाल राम जी का, तो भीमराव को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके बाप को मैंने अगवा किया था। कहाँ है मेरे बाबा? क्या? हाँ? मुझे क्या पता? ऐसे है कहाँ तेरा बाप? हाँ, अभी अभी काका पूछ रहे थे, मछलियां भूखी हैं, राम जी को काम पर आना है या निकाल दें उसे नौकरी से। हाँ, ये बता रहा था कि तुम्हारे पिताजी गायब हो गए।
मिले नहीं क्या अभी तक? बाबा को ही ढूंढने आया हूँ यहाँ पे। मेरे बाबा को अगवा करके कहाँ रखा है आपने? अगवा? अरे मूर्ख, एक अस्पृश्य व्यक्ति का छुआ हुआ कुर्सी, मेज, ये सब भी हम अपने पास नहीं रखते। पूरा का पूरा व्यक्ति क्या रखेंगे अपने पास? और भीमराव, ये साइंस की क्लास तो है नहीं तो अपनी ही तुम थ्योरी बना रहे हो। अच्छा खासा मस्ती कर रहे थे यहाँ पर, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। निकलो। ए नरोत्तम, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? ये बेचारे का बाप गायब हो गया है, देखो कितना दुखी है वो। सही कहते हैं लोग, बेटे के कर्म और कुकर्म का असर बाप की जिंदगी पर भी पड़ता है। अब इसे देख लो, बेटे ने हमारे मालिक जैसे ताकतवर लोगों से पंगा लिया और नतीजा बेचारा बेबस पड़ा है। हमारे सेठ जी जब तक इसके बेटे की अकड़ नहीं निकालते तब तक इसे छोड़ना नहीं है। भाऊ इसे यहाँ से हटाना होगा। क्यों? भीमानंद और पुरंजन इसके निशान वहां तक ढूंढ रहे हैं जहां से हमने इसे उठाया था। वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर कोई सुराग मिल गया तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे। एक काम करो, इसे तुरंत बाहर निकालो। चलो। आनंद भैया, हाँ, ये निशान किसी को घसीट के लेके जाने के लग रहे हैं। हाँ। कहीं वो लोग बाबा को तो ऐसे हो सकता है। भीम, ये तो बाबा की कुर्ते का बटन। बाबा का ही है। इसका मतलब वो यहाँ से बाबा को ऐसे कैसे ले जाएंगे? बहुत ताकत है। अब इसे लपेटो कपड़े से, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। राम जी! बाबा! राम जी! बाबा! भीम, अब किधर ढूंढे? यहाँ तो बस्ती है, बाजार भी है। मुझे नहीं लगता दिन में यहाँ लेके गए होंगे। इस तरफ चलते हैं काका। नरोत्तम जी को हम लोगों ने नहीं बताया। अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो नरोत्तम जी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, बता देता हूँ। एकदम सामान रहना, ये भीम बहुत तेज है, ऐसा रेशम सेठ ने मुझे बताया था। हाँ। हम वो मंडी का रास्ता भटक गए थे, आप बता देंगे वो कहाँ है? हाँ, आप वहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए। आगे चलो, दाएं जाना है। बोले तो सुबह जल्दी निकलने को, अब भूख लगी है। चल चलो। भीम, क्या हुआ? बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा
यही कहीं आसपास है। यहाँ रुकिए। हाँ, क्या हुआ? पीछे आप पीछे से आए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उधर से। वहाँ पे कोई दिखा क्या आपको? मतलब मेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, तो सफेद बाल है उनके। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा क्या? मैंने भी कुछ नहीं देखा। हम लोग तो मंडी जा रहे थे, बस रास्ता भटक गए। क्यों भाई? हाँ हाँ। तो फिर किसी की चिल्लाने की आवाज। भीम, इनको कैसे पता होगा हमारे बाबा कहाँ है? इनको तो खुद नहीं पता रास्ता कहाँ है। चलो आप लोग जाइए। नहीं देखा ना? नहीं नहीं, चलिए। साहब, हमें जल्दी जल्दी में जो समझ आया वो कर दिया। राम जी जहाँ है वहाँ भीम या पुलिस, किसी का ही पहुंचना नामुमकिन है। बहुत खूब, अच्छा काम किया है तुमने। अरे या भाई, यहाँ का रास्ता कैसे भटक गई? आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो। आप लोग बड़े लोग हैं, बहुत पहुंच है आपकी, पैसे है, ताकत है। भीम और आनंद कह रहे थे कि राम जी को किसी ने अगवा कर लिया, बस उन्हें छुड़ाने में मेरी मदद कर दीजिए। कौन अगवा कर सकता है उसे, है? और उसको उठाने का किसको फायदा है? हमारा तो घाटा ही हो रहा। तालाब में ना तो मछलियों को समय पर चारा मिल रहा है और ना ही मछलियां बाजार में बेची जा रही। विजय भाई, तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे पति को अगवा किया है? ऐसा नहीं कहा मैंने, बस उनके बारे में पता लगाने के लिए हमारी मदद कर दीजिए। विजय भाई, पैसे रख लो, घर का खर्चा चला लेना। बाकी मैं और काका कोशिश करते हैं कि तुम्हारा पति मिल जाए, ठीक है? अरे रख लो, पति की तनख्वाह समझ के। लो, तुमने क्यों फोकट में इतने पैसे दे दिए उसे? फोकट में नहीं काका, भीम के खिलाफ हमारे प्रति वफादारी का इनाम दिया है। फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए, फतेह किताब कॉपी बेचिए, फतेह किताब कॉपी बेचिए। अरे दीदी, ये सब क्या है? हाँ, किताबें, रद्दी नहीं, लेकिन अब मेरे लिए और मेरे पति के लिए रद्दी जैसी हो गई। क्या पागलपन है ये? कुछ भी जिद मत करो, लेके जाओ इन्हें यहाँ से, जाओ। आप जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी कीजिए, वो अच्छा है। पत्नी खड़ी आपको रोकती रही, लेकिन आप चले गए, वो भी अच्छा है। आपका जो किताबों से प्रेम है ना, मुझे हमेशा एक सौतन की तरह टीस देता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया
कि आपके जीवन में पहले किताबें हैं और बाद में मैं, तो निभाइए जिम्मेदारी। मैं अपने पति की किताबें बेचने आई हूँ, खरीदिए इसे। घर में जाके उन्हें क्या कहना है और मैं सुन लूंगी। लेकिन मैं ये किताबें नहीं खरीदूंगा, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? दीदी क्या बोल रही है आप? तो ये बात जीजा जी को समझाना कि ये सब काम छोड़ के चले वापस। वापस तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और ये मेरी किताबें हैं, इन्हें तो हरगिज नहीं खरीदूंगा। खरीदिए इसे। एक बार बोला ना नहीं खरीदूंगा, लेके जाओ इन्हें यहाँ से, जिद मत करो। आप नहीं खरीदेंगे तो मैं ये समझ लूंगी कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, और ये तो गलत है ना। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर निकाल के रखो इसमें। इसका वजन करता हूँ और फिर पैसे देता हूँ तुम्हें। निकालो, रखो रखो इसमें, लाओ। तुम्हारे व्यक्तिगत झगड़े में क्यों इन अनमोल किताबों के मूल्य घटा रही हो? जब तक ये किताबें तुम्हारे पास हैं, ये अनमोल हैं। और जैसे ये किताबें इस तराजू पर रखी जाएगी, ये भंगार बनेगी। वही तो गुरुजी, अब समझाइए ना इसे। क्या समझाएंगे और क्या समझूंगी मैं? आपने मेरी बात सुनी नहीं ना, तो खरीदिए इसे। वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन किताबों को बेचना ही चाहती हो तो ठीक है, इन किताबों के पैसे मैं तुम्हें देता हूं। गुरुजी, ये पैसे लो और ये किताबें मुझे दे दो। पैसे नहीं चाहिए गुरुजी, इन्हें समझाइए ना। ये मेरा स्वाभिमान है, गुरूर है मेरा। मैं नहीं देख सकती उन्हें उस नरोत्तम के लिए काम करते हुए। भीम, तुझे रोकना नहीं चाहिए था आनंद को। 2 डंडे पड़ते ना तो उसका मुंह खुल जाता अपने आप। नहीं अम्मा, मैंने आनंद भैया को इसलिए रोका क्योंकि वो जो करने जा रहे थे वो गलत था। असल में ये पुलिस का काम है। अगर उसने पुलिस को भी नहीं बताया तो क्या करोगे तुम? देखिए, उसे अगर बताना ही नहीं है तो वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को तो जरूर बताएगा, क्योंकि पुलिस डंडे भी मारेगी और उनके पास बाकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं सच उगलवाने के। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। ये बना क्या रहा है तू? उसी आदमी की तस्वीर बना रहा हूँ। तस्वीर बना के क्या करेगा? ये तस्वीर लोगों को दिखाऊंगा और पूछूंगा कि वो इस आदमी को जानते हैं क्या। फिर पता चलेगा कि ये कहाँ रहता है, इसके दोस्त कौन है, कहाँ काम करता है। मतलब कुछ ना कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। लग तो वैसा ही रहा है। ये लो, आज की कमाई 2 आना है। 1 आना तुम रख लेना और 1 आना अपनी सास को दे देना। लो। नहीं नहीं, आप ही देके आइए। ठीक है।
ये तुम्हारा एक आना रख लो। तू क्यों नहीं गई? अम्मा, ये जाएंगे तो कम से कम आई को एहसास तो होगा कि इस समय में भी ये उनके बारे में सोच रहे हैं। और चाहती तो मैं भी हूँ कि इनके और आई के बीच में सब अच्छा हो जाए। मीजा भाई, पैसे रखो। घर का खर्चा चला लेना, पति की तनख्वाह समझकर। आई, आज इतना कुछ हो गया फिर भी उन्हें भीम भाव गलत नहीं लगे। ये पैसे रख लो। जीजा भाई, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नरोत्तम जोशी से मदद मांगने गई थी अपने पति को छुड़ाने के लिए। बदले में उन्होंने पैसे दिए। और आपने ले लिया? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पति के पगार के पैसे दिए हैं। चाहे वो जितने बुरे हो, कम से कम इस समय उन्होंने हमारी जरूरत तो समझी। दान, दया, एहसान, चाहे जो भी भाव रहा हो, कम से कम उन्होंने अपना समझा। और यहाँ अपने घर का बेटा बाप को छुड़ाने के बदले आदर्श का भाषण दे रहा है। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? भीम भाव, अब हमें आपके और भाषण नहीं सुनने हैं। भाषण नहीं, ठेले की पहली कमाई हुई 2 आना। 1 आना रमा को दिया, 1 आना इन्हें देना है, इसलिए आया हूँ। हमारे पास खुद पैसे हैं। और क्या करेंगे आपका 1 आना लेकर? क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे लगा मेरा कर्तव्य है इसलिए आया हूँ। रख लीजिए। क्या साबित करना चाहते हो इससे? भीम, बेटा तुझा, इसका जवाब मैं इसे देती हूँ। जीजा भाई, भीम ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक आदर्श बेटा, आदर्श पति और एक आदर्श इंसान है। उसके सिद्धांत तुम्हारी, मेरी, हम सब की भावनाओं पर भारी है। बहुत ही छोटी उम्र में वो बहुत समझदार है। आज उसने अपने हिस्से का 1 आना देकर हम सबको उसका ऋणी बना दिया। और चीचा भाई, तुमने उसे 1 आना देने से ना रोककर अपने आप को बहुत ही छोटा बना दिया। बहुत ही छोटा। इतना काफी है क्या और समझ?